हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। और आज हम बात करेंगे एक्स-रे ट्यूब के बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, क्योंकि पहले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया एनोड, कैथोड और टाइप्स ऑफ एनोड के बारे में। अभी हम बचे हुए जो पार्ट्स हैं, जो पूरा एक्स-रे यूनिट को हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट chapter, that is glass envelope. So the glass envelope is made from Pyrex glass because it can withstand large amount of heat, meaning it can also absorb the heat that is created and maintain its other functions. तो ग्लास एनवलप यहाँ पर कोई नॉर्मल ग्लास को नहीं यूज किया जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरे ट्यूब। यहाँ पर जो ग्लास एनवलप यूज किया जाता है वो पायरेक्स ग्लास यूज किया जाता है। इसको यूज करने का रीजन क्या है कि ये बहुत बड़ी हीट जो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है एट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, उसको एब्जॉर्ब करता है और इसको मेंटेन करता है इसके बाकी सारे फंक्शंस को। सो it also create and maintain a vacuum to increase the efficiency and productivity of X-rays so that the electron do not collide with impurities such as air that could destroy the circuit। इसके अलावा जो ग्लास एनवलप है, इसका जो मेजर फंक्शन है सिर्फ ये हीट को या मतलब एब्जॉर्ब करना या हीट के साथ विद स्टैंड करना नहीं है, बल्कि इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे जो यहाँ एक्सरे ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम को क्रिएट करके रखता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो एक्सरेज हैं वो किसी भी तरह से किसी इम्प्योरिटीज के साथ इंटरेक्शन ना करें। So here you can see there is another the glass envelope is presented over here. So another important feature is how the glass envelope supports the assemblies within it for intendance and cathode and anode components। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्लास एनवलप के अंदर कैसे पूरा एनोड और कैथोड जो है प्लेस किया गया है। यहाँ पर आपका फिलामेंट और फोकसिंग का प्रेजेंट है, ये आपका रोटेटिंग एनोड है। तो इस एक्सरे ट्यूब के अंदर आपको ये असेंबली बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई है। तो ये जो पूरा बाहर से आपको ग्लास नजर आ रहा है, दैट इज पायरेक्स ग्लास। So next part of X-ray tube is beryllium window. What is beryllium window? So it is a thin window of beryllium. Beryllium has a atomic number of 4. So being of low atomic material, इट हैज लो अटेनुएशन ऑफ एक्सरेज। तो सबसे पहले बेरिलियम विंडो ही क्यों यूज किया गया है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वी शुड गो विद द फैक्ट्स। तो बेरिलियम विंडो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम अगर मैं लो एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ 4 है, जिसका एटॉमिक नंबर 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स अभी भी रह गए हैं जो यहाँ पर एज अ जो विंडो मटेरियल यूज नहीं किए जा रहे हैं। सो 1 एंड 2 आप जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम है, जो दोनों के दोनों ही गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम विंडो नहीं बना सकते। द अदर कैटेगरी इज दी लिथियम। जो तीसरा एलिमेंट है लिथियम होता है, बट उसकी आउटर मोस्ट शेल अगर आप देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट होती है। उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो जब भी जो लो इंटेंसिटी रेडिएशन भी अगर उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो डेफिनेटली वहां से उनका आयोनाइजेशन हो जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर विंडो में लो एटॉमिक मटेरियल यूज किया जाता है, दैट इज बेरिलियम, जो कि एक मेटल है। सो इट एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट विंडो ऑफ एक्स-रेज एंड द बीम ऑफ एक्स-रे लीव्स द ट्यूब हेड फ्रॉम हेयर विदाउट लॉस ऑफ रेडिएशन इंटरेक्शन। सो इंटेंसिटी, यहाँ पर यही वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जहां से रेडिएशन हमारी एक्सरे ट्यूब को पेनिट्रेट करते हुए बाहर की तरफ आती है। ये वो विंडो है जो बेरिलियम की बनी होती है। ये ट्रांसपेरेंट विंडो है। ये बहुत ही लो एटॉमिक मटेरियल होने की वजह से एक्सरेज की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो एट दिस विंडो देयर इज नो लेड शील्ड फॉर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन एंड कॉलीमेटर और पीआईडी डिवाइसेस कैन बी अटैच्ड ऑन आउटसाइड ऑफ द ट्यूब और फॉर शेपिंग द एक्सरे बीम। इसके बाहर ही यहाँ से ही हमारा कॉलीमेटर या जो आपकी पोजीशन इंडिकेटिंग डिवाइसेस होती हैं पीआईडी, या फिर जो बीम शेपिंग डिवाइसेस होते हैं, वो सब इसके बाहर ट्यूब हेड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से ही बस रेडिएशन बाहर आती है, बाकी सारा जो ट्यूब है वो ग्लास के बाहर से लेड से शील्ड कर दिया जाता है। The other part of X-ray tube is surrounding oil, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेडिएशन का यहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होता है। सो इन जनरल टारगेट्स आर मेड बाय इंसर्टिंग अ लेयर ऑफ टंगस्टन इन कॉपर ब्लॉक एंड एक्सरे ट्यूब्स आर यूजुअली इनक्लोज्ड इन अ मेटल केस व्हिच आर फिल्ड विद ऑयल फॉर इंसुलेशन पर्पस। तो जनरली अगर जब भी आप किसी भी एक्सरे ट्यूब को देखेंगे तो यहाँ पर ग्लास एनवलप और एक्सरे ट्यूब के बीच में एक जो ग्लास एनवलप और जो मेटल हाउसिंग है उसके बीच में एक ऑयल फिल किया जाता है, और वो ऑयल का मेजर पर्पस होता है इंसुलेशन, ताकि किसी भी तरीके से ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे।
So the heat produced on the focal area is conducted quickly into the anode disk, stored temporarily, later transferred to the insulating oil by radiation. और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंसुलेशन पर्पज से वहां पर प्लेस किया गया है, तो जो हीट का प्रोडक्शन एनोड पर होता है वो हीट आगे की तरफ मूव करती है और कॉपर ब्लॉक के थ्रू होते हुए ये ट्रांसफर कर दिया जाता है टू दिस पर्टिकुलर ऑयल. दिस ऑयल सराउंड्स द ग्लास एनवेलप एज वेल एज द कॉपर ब्लॉक. और यहाँ पर जो आपका ये ऑयल है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हमारे ग्लास एनवेलप पूरे कॉपर ब्लॉक के चारों तरफ से इस ऑयल को फिल किया जाता है. यहाँ पर मिनरल ऑयल को यूज किया जाता है. सो द हीट टेकन अप बाय द ऑयल इज ट्रांसफर्ड टू द हाउसिंग मेटल केस बाय कन्वेक्शन प्रोसेस. और फिर इस ऑयल से ही कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट है वो आगे ट्रांसफर कर दी जाती है टू द हाउसिंग. In some designs, fan is used to assist the convection process and remove the heat from the housing. और फिर कुछ डिजाइन ऐसे भी हैं जिसमें एक्सरे ट्यूब में यहाँ बाहर की तरफ से कुछ फैंस लगे होते हैं जो इस मेटल हाउसिंग को भी कूल करने का काम करते हैं. तो यहाँ पर ये आपका ग्लास एनवलप, इसके ऊपर लेड की शील्डिंग है, ये हमारी मेटल हाउसिंग है, बीच में जो ये आपका इंसुलेटिंग ऑयल फील्ड है. तो पहले जो हीट का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर आपके जो टारगेट है इससे कॉपर ब्लॉक में गया, कॉपर ब्लॉक से ये आगे ट्रांसफर करते हुए इंसुलेटिंग ऑयल में गया, फिर ये मेटल हाउसिंग में रिमूव यहाँ से मूव करता चला जाता है और इस तरह से आपकी एनोड जो है वो कूल हो जाती है फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर. The other part of X-ray tube is tube arm. It is the tube head supporting stand. आप सभी ने एक्सरे ट्यूब को देखा होगा तो जो एक बड़ा सा स्टैंड वहां पर प्रेजेंट होता है वो स्टैंड हमारा ट्यूब आर्म कहलाता है. इट अलाउज द मूविंग ऑफ एक्सरे ट्यूब अराउंड द टेबल. और जो आप एक्सरे ट्यूब को पूरा दोनों हाथों से पकड़ के मूव करते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो ये सिर्फ जो आपके टेबल है, जो टेबल के अराउंड हम आर्म की हेल्प से ही कर पाते हैं. द ट्यूब आर्म इज मेड अप ऑफ मेटल एंड इट हैज इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर ट्यूब हेड. और आप देखेंगे तो एक्सरे ट्यूब में बाहर से आपको कोई सर्किट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो पूरा ये ट्यूब आर्म है, ट्यूब आर्म के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो यहाँ पर एक्सरे ट्यूब तक पहुंचती है. द ट्यूब आर्म में बी ऑफ सी शेप और एल शेप. आप देखेंगे एक्सरे ट्यूब को मैं भी नेक्स्ट पिक्चर में दिखाने वाला हूँ. तो एक्सरे ट्यूब में जो आपके हेड ये आर्म होता है ये एल शेप और सी शेप होता है. सी आर्म मशीन्स आर यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर एंड फ्लोरोस्कोपी एटसेट्रा. जो सी आर्म वाली होती है वो जनरल रेडियोग्राफी के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, आइदर दे आर बीइंग यूज्ड फॉर फ्लोरोस्कोपी और इन ओटी. In diagnostic and dental radiography, LR machines are used. Here in this picture, you can see the machine which is a C-arm machine. Here you can see ये आपको दिख रहा है, नीचे इसमें एक्सरे ट्यूब प्रेजेंट है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ हमारे डिटेक्टर हैं या इमेज इंटेंसिफायर है और इसको आप अकॉर्डिंगली जिस भी एंगल पे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं इस मूवमेंट के थ्रू. तो ये हमारी CR मशीन है. जो लास्ट पॉइंट हमारा एक्सरे ट्यूब से रिलेटेड बचता है कि हम एक्सरे ट्यूब के ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी हेल्प से फैक्टर्स हैं ये जो एक्सरे बीम की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं. तो उनमें से सबसे पहला काम है वोल्टेज, दूसरा है ट्यूब आर्म और तीसरा एनोड का मटेरियल, देन फिल्टर्स, एक्सपोजर टाइम और डिस्टेंस. तो ये सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं रेडिएशन को. जैसे वोल्टेज इंक्रीज करने से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं फिलामेंट से, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है जिसकी वजह से जो है एक्सरेज है उनकी इंटेंसिटी हाई होगी. तो यानी बीम की क्वालिटी, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बेटर होगी. देन ट्यूब करंट, तो ट्यूब करंट से आपके फिलामेंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है डिसाइड होते हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिसाइड होगी. ऐसे ही टारगेट मटेरियल क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इफेक्ट करता है. जितना हाई टारगेट मटेरियल होगा उतना ज्यादा बेटर इंटरेक्शन होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स का एक्सरे, और यहाँ से ज्यादा बेटर क्वालिटी की एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा और ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरेज भी मिलेंगे. फिल्टर्स को यूज करने से आप एक्सरे बीम की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं, क्वांटिटी को नहीं. क्वालिटी इसलिए बेटर हो जाएगी क्योंकि फिल्टर्स हमारे लो एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ हाई एनर्जी रेडिएशन जो हमारी इमेज फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगे उनको यूज करते हैं. सो एक्सपोजर टाइम, आप जितनी ज्यादा देर तक एक्सरेज देंगे उतनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, तो क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी ही इंक्रीज हो रही है. डिस्टेंस, आप जितनी ज्यादा डिस्टेंस से एक्सपोजर देंगे उतना क्वालिटी रिड्यूस होगी और क्वांटिटी भी रिड्यूस होगी क्योंकि पेशेंट की बॉडी तक सारी रेडिएशन नहीं पहुंचेगी. तो ये सारे फैक्टर्स डिफरेंट वे में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज को अफेक्ट करते हैं. सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड this lecture. Thank you so much. Have a good day, everyone. For more videos, you can subscribe my YouTube channel all about radiology and
Do like, comment, and share my videos with your colleagues so that they should know the better procedure and components of the X-ray tube. Thank you so much. Have a good day.